एक आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अरे हो गया भाई, बाद में बाहर बात करना, अब इधर बोर्ड पे ध्यान दें सभी। फाइंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल के बाद एक और पढ़ा था ना, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इन द गिवन केस। केस है, ध्यान से देखिएगा। एक ब्लॉक है, ठीक ना, और इस ब्लॉक के जो निचले सेक्शंस हैं वो क्या हैं, फिक्स्ड हैं, और इसके ऊपर ना कहीं इस दिशा में कोई फोर्स लग रहा है एफ अमाउंट का, किसी एंगल थीटा पे। किस पे? किसी एंगल थीटा पे। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस, ठीक ना। और इसका जो ऊपर जो, अगर इसको अच्छे से बनाया जाए तो कुछ ऐसा सा फोटो रहेगा, एक इधर, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये वाला सेक्शन इससे जुड़ा। तो ऊपर ये जो एरिया है ना, ये एरिया कितनी गिवन है? ए गिवन है। कितनी गिवन है? ए। आपसे पूछ रहा है स्ट्रेस बताइए, लॉन्गिट्यूडिनल वाला, बात ना करें, लॉन्गिट्यूडिनल वाला और शेयरिंग वाला भी। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या था? एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, और इसका फॉर्मूला क्या था? एफ पैरेलल अपॉन एरिया। और याद करिए, हम लोगों ने वेक्टर में खूब पढ़ा था, ये फोर्स एफ किसी एंगल थीटा पे है, ठीक ना। तो इसको कैसे बताएंगे? जिधर की तरफ थीटा, उधर की तरफ डंडी गिरेगी और खांसते खांसते क्या दे देगी? कॉस थीटा। क्या दे देगी? कॉस थीटा। और अपने परपेंडिकुलर वाले में क्या दे देगी? साइन थीटा। क्या दे देगी? साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लूं तो एक सेक्शन तो मान ले, थोड़ा सा फोटो गड़बड़ बन गया, उसको टिक कर लीजिएगा, कहीं यहां पे लगा दे, ठीक ना। थोड़ी देर रुकना बस। अरे भाई, बीच में लगेगा, रुक जा। हाँ, बीचों बीच में लगा रहा हूँ, ऊपर के सरफेस पे। हाँ, ऊपर के सरफेस पे ही है। इसको ऐसे ही है, इसको ऐसे पूरा बना लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इधर देखो, एफ थीटा पे लग रहा है, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा हमारा? इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, कौन सा? एफ कॉस थीटा, और इधर की तरफ कौन सा आएगा? एफ साइन थीटा। तो मेरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस कैसे निकलेगा? तो बताओ, इस एरिया पे परपेंडिकुलर कौन है? साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ साइन थीटा अपॉन ए, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा अपॉन ए। याद रहेगा? बेल तो पैरेलल ही ना है, छिलनी वाला, टेंजेंशियल, याद आ रहा है? तो ये पैरेलल ही तो हो गया सरफेस के। याद रखना, एरिया के पैरेलल होना और एरिया वेक्टर के पैरेलल होना दोनों दो अलग अलग बातें हैं। अभी हम लोग एरिया वेक्टर जैसी कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अपन किस में इंटरेस्टेड है अभी? बस क्रॉस सेक्शनल एरिया में। अभी एरिया को आप स्केलर के तौर पर ट्रेड करिए, वेक्टर की चर्चा नहीं करेंगे। याद आ रहा है जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने इसकी चर्चा की थी, एरिया वाले की। एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। बोल बोल गया तुम लोग को यार, ये उदास सा रिस्पॉन्स यही बता रहे। कोई बात नहीं है, इस पे भी अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग। चल छाप ले, छापना क्या? अगला प्रश्न लिखिए। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन द वायर ए एंड बी। फाइंड रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन द वायर ए एंड बी। स्ट्रेस इन द वायर ए एंड बी। वायर ए एंड वायर, WIRE, बड़ा बैल आदमी है यार। ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक ना। फोटो देखिए, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, ठीक ना। और ये वायर ए है और ये वायर क्या है? बी है, ठीक ना। जहां पे डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ द वायर गिवन है तुम्हारा, इसका मान लो 1 मीटर, RA का मान लो 1 मीटर और RB का मान लो 2 मीटर, ठीक ना। और आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है बताइए?
रेशियो पूछा है, किस चीज का रेशियो, स्ट्रेस का रेशियो। तो पहले तो ये देखो ये वायर किस वाले स्ट्रेस में आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल की शेयरिंग, लॉन्गिट्यूडिनल। क्या वायर नीचे की तरफ खींचेगा, पक्का। अच्छा अगर नीचे की तरफ खींचेगा तो ध्यान से देखना, इस एक टेंशन फोर्स लगेगी, इस वायर में क्या पैदा होगा, टेंशन पैदा होगा, ठीक ना। इसको कलर से बदल के दिखाते हैं। ऊपर वाले वायर्स में T1 T1 और नीचे वाले वायर्स में T2 T2, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, क्या ये T1 T2 ये जो टेंशन वाले हैं यही क्या फोर्स का काम कर देंगे हम लोगों का। अरे वायर में टेंशन लगेगी, वही किसका काम कर देगा, फोर्स का काम कर देगा। अच्छा ध्यान से देखो तो क्या एरिया के परपेंडिकुलर भी है, अरे बोलो। अब दिमाग में क्वेश्चन ये घूमता है ना कि ये कैसे लिखा जाए, टेंशन कैसे निकाला जाए, ठीक ना। तो एनएलएम में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे निकालेंगे, तो टेंशन फोर्स हमेशा याद रखिएगा, टेंशन निकालने के लिए दो लाइनें बोलती हैं, ठीक ना। पहला कि सभी, जैसे जिस टेंशन को आप निकालना चाह रहे हैं उस टेंशन के नीचे जितने मासेज हैं, जितने मासेज हैं उनका सम मल्टीप्लाइड बाई जी, मल्टीप्लाइड बाई जी। कितने मास है, T1 अगर निकालना चाहूं, टेंशन T1, ऐसा करो पहले तुम लोग एक बार ही लिख लो, क्या लिखोगे, टेंशन को क्या लिखते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं सभी वेट्स को ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, वेट्स को ऐड कर दूंगा। इस T1 के नीचे जितने वेट, तो एक तो वेट इसका 3 इंटू जी, वेट क्या होता है भाई, वेट भी तो फोर्स ही था, mg। अरे बोलो, अभी भी ध्यान से देखो तो एक तरीके से अगर एनालॉजी देखी जाए, एनालॉगस मेथड से देखा जाए तो ma ही लिखा हुआ है, a माने भी एक्सेलरेशन और g माने भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू डायमेंशनली या यूनिट के बेसिस पे देखूं तो वेट लिखूं या f लिखूं, बातें बराबर हैं, ठीक ना। अब इधर देखिएगा तो टेंशन को कैसे लिखते हैं, तो दो तरीके लिखने के, या तो जिस टेंशन को आप निकालना चाह रहे हैं उसके नीचे के सभी वेट्स को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। या दूसरा तरीका भी क्या बोल सकते हैं, जो जिस टेंशन में आप इंटरेस्टेड हैं उसके नीचे जितने मासेज हैं उनका क्या कर दूं, सम। तो इसको हिंदी में लिख ले, टेंशन के लिए जिस टेंशन में इंटरेस्टेड हो, INTERESTED होता है ना जी, इंटरेस्टेड हो, उसके नीचे के सभी मासेस को ऐड कर दो, सभी मासेस को ऐड कर दो और जी से मल्टीप्लाई कर दो, जी से मल्टीप्लाई कर दो। आइए आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। T1 में इंटरेस्टेड हूं, T1 में इंटरेस्टेड हूं तो क्या हो जाएगा भाई, T1 के नीचे कितने मासेस, दो, कितने मासेस, दो टे, कौन कौन से भाई, 3 धन 5 मल्टीप्लाइड बाई जी। अच्छा T2 के केस में बताइए, T2 के केस में, T2 में तो भैया T2 के नीचे कितने मास, एक ही है, तो 5 इंटू जी। अरे बोलो पक्का ना। अब आपसे क्या पूछा है, मोबाइल बंद करिए। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है टेंशन का, सॉरी स्ट्रेस का रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, स्ट्रेस का रेशियो। आइए स्ट्रेस के रेशियो में आते हैं, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, अच्छा मैंने माना कि ए में निकाल रहा हूं, किस में निकाल रहा हूं, ए में, तो क्या टेंशन वाले फोर्सेस ही परपेंडिकुलर की तरह काम कर जाएंगे, अरे बोल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा T1 अपॉन एरिया, एरिया यानी पाई RA का स्क्वायर। स्ट्रेस, आइए दूसरे केस में स्ट्रेस बी में, ये कितना हो जाएगा, T2 अपॉन एरिया, T2 अपॉन एरिया पाई इंटू RB का स्क्वायर। अपन से क्या पूछा है भाई, हम लोगों से तो बोल रहा है कि, थोड़ा इसको और नीचे बढ़ा देते हैं, हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे बोल रहा है रेशियो निकालिए, क्या निकालिए, रेशियो निकालिए। अरे आ जाओ, हाँ ठीक, अपन से तो रेशियो पूछ रहा है, नहीं भाई पाई ही है, क्या कर रहे हैं हम, ठीक ना। तो देखो स्ट्रेस ए, SA अपॉन SB लिख दूं क्या, SA अपॉन SB कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देख, T1 अपॉन पाई RA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 अपॉन पाई RB का स्क्वायर। पाई ने पाई को मार दिया, T1 की वैल्यू कितनी आई थी, T1 की वैल्यू अगर याद हो तो अच्छी बात है, 8G 5G, 8G 5G, वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पे हो जाएगा 8G डिवाइडेड बाई 5G इंटू RB चला जाएगा ऊपर, कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा RB अपॉन RA का होल स्क्वायर। करके दिखाऊं कि समझ में आ रहा है, अबे ये वाला कहां चला जाएगा,
हटो भाई, ये कहां चला जाता है यहाँ पे, और ये कहां चला जाएगा यहाँ पे, तो पाई से पाई तो मर ही गया था। देखो तो ये 8g T1 अपॉन T2, जी से जी भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो एस से अपॉन एस भी निकल के आएगा हम लोगों का। बताना जरा, 8/5 गुणे आरबी और आर ए, आरबी की वैल्यू कितनी थी, 2 थी आई थिंक, आरबी की वैल्यू कितनी थी 2 और 1, 2 और 1, आइए 2 और 1 यानी 4/1, 8 चौके 32, 32/5, 32/5, बोलो याद रहेगा क्या। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अबे छापना ना, अभी छापना एक, अच्छा पूछना है सॉरी 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 सॉरी, हाँ दिखाइए, मरेंगे ना अभी, डिवाइड नहीं कर देना, क्वेश्चन में बोला इसलिए डिवाइड कर रहा हूं, आपसे रेशियो पूछ रहा है इसलिए रेशियो लेना पड़ा है, वो न्यूमेरिकल में बोला है तब डिवाइड कर रहा हूं। पक्का क्लियर है ना, किसी को डाउट, वंश बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ दो पहले सीख तो ले छापना। एक आसान सा प्रश्न पूछ रहा है, एक ना ब्रेकिंग स्ट्रेस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तीसरा क्वेश्चन है ना ये। चलिए ब्रेकिंग स्ट्रेस से रिलेटेड है, आपको बहुत बस बोल के बता देना है। कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है जिससे एक मास हैंग्ड है, इसका कोई वैल्यू आपको स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, इसका मास दे दिया है m और ये टोटल लेंथ दे दिया है l, ठीक ना, और 3 टे बिंदु मार्क कर दिया है, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि कहां पे ब्रेकिंग के चांसेस मैक्सिमम है इन तीनों पॉइंट। पहले बुद्धि लगा करके तब बोला कर, ऐसे कुछ भी कैसे बोल देता है। वेयर इज द चांस ऑफ ब्रेकिंग इज मैक्सिमम, अरे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, वेयर इज द चांस ऑफ ब्रेकिंग इज मैक्सिमम इफ mass of the string is m प्राइम। सुनिएगा, जब आप स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि मासलेस स्ट्रिंग की अगर चर्चा की जाए तो टेंशन बराबर बराबर बढ़ता है, मासलेस स्ट्रिंग की अगर चर्चा की जाए तो टेंशन कैसा बांटेंगे, बराबर बराबर। आज के केस में आपका मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, ध्यान से देखो, एक तो बक्सा का मास mg तो एक नीचे की तरफ लगेगा और एक किसमें लग जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारे मास का भी स्ट्रिंग हो जाएगा। जैसे ऐसे समझना, मान लो ना एक रस्सी है, ठीक, उस रस्सी पे एक बंदर नीचे के सेक्शन में पकड़ करके लटका हुआ है, जब नीचे के सेक्शन में पकड़ करके लटका हुआ है तो क्या बोलते हैं, टेंशन क्या होगा, चारों तरफ बराबर बराबर होगा, ठीक। अब मान ले अगर वो बंदर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे, किधर की तरफ चढ़ने लगे, ऊपर की तरफ चढ़ने लगे, तो उस वाले केस में क्या होता है ना, टेंशन अलग अलग बट जाता है, ठीक ना। इसको अभी पढ़ा तो है नहीं ये, चलो इसको वहां पे डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले अच्छे से पहले ऐसे याद रखिए। अगर मासलेस स्ट्रिंग रहता, क्या रहता, मासलेस स्ट्रिंग रहता, तब मैं इसकी चर्चा नहीं करता, तब मुझे ये m को ध्यान में रखते हुए फोर्स लगाना पड़ता, वो सारा फॉर्मूला निकालना पड़ता, कुछ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वगैरह गिवन रहता, तब हम लोग निकालते, ठीक ना, कि L की ये वैल्यू होनी चाहिए। पढ़ा कह रहा है कितने बजे आपकी क्लास, अच्छा 8 बजे बुलाए हैं, चलिए ठीक। हाँ तो ध्यान से देखना, m ये हो गया, ठीक, क्या बता रहे थे यार, हाँ इधर देखो, इधर ये मेरे केस में ऐसा तो बोला नहीं कि मासलेस स्ट्रिंग है, मेरे केस में स्ट्रिंग के पास भी क्या है, मास है, तो टेंशन बराबर बराबर नहीं होगा, ठीक ना। क्यों बराबर बराबर नहीं होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे देखूं, यहां का टेंशन और यहां के टेंशन में, यहां वाले टेंशन में क्या मैं m की चर्चा करूंगा, और यहां वाले टेंशन में क्या ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन भी इंक्लूड करना पड़ेगा, अरे बोलो, तो मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा क्या होते जाएगा, टेंशन के फोर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक ना। तो कहां से टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, ए से कि सी से, ए से, ठीक ना। लिखिए, सॉल्व करिए, जल्दी करें, इस वाले क्वेश्चन पे आना। इसमें क्या कह रहा है, एक ब्लॉक दिया हुआ है, जिस ब्लॉक की लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी चीज क्या कर दी है, दे दी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और आपसे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस
सॉल्व करिए। एंड ऑल्सो देयर रेशियो, मन करे तो ऐड कर सकते हो, एंड ऑल्सो देयर रेशियो। चलिए इधर देखिए, अभी ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया होगा तो क्या इतना सोच रहे हो, पहला ही क्वेश्चन तो है। चलो इधर की देखो, हाँ इधर की तरफ क्या हो जाएगा, tan cos थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, tan sin थीटा। होगा कि नहीं होगा, तो बताओ ये कौन सा वाला दे देगा, ये हो जाएगा मेरा f परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा f पैरेलल। आइए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, कौन सा वाला, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक ना। वेल लिखने का तरीका वैसे सही तो नहीं है, पूरा ही लिख दो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, मैं स्ट्रेन बोल रहा हूं, स्ट्रेस सॉरी। हाँ इधर देखिए तो कितना हो जाएगा, tan sin थीटा डिवाइडेड बाई एरिया। अब एरिया कौन सी वाली ले, ऊपर ऊपर वाली ना भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, कौन सी लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 10, 5 गुणे 10, 5 गुणे 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 10 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 50, तो कितना आ जाएगा बताना, 5/50, 1/10। और लॉन्ग शेयरिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा बताइए, तो वो हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 गुणे 10, cos 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2, सॉरी √3/2, कितना होता है √3/2, ये कितना हो जाएगा 50, ये √3/5, यही होगा ना, ये मैंने गलत लिखा है क्या, 50 √3/10। आपसे रेशियो भी पूछ रखा है क्या, तो रेशियो निकाल लोगे ना। चलो क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है अ कंप्रेशनल फोर्स ऑफ, लिखो लिखो, हाँ लंबा है क्वेश्चन, अ कंप्रेशनल फोर्स ऑफ 5 into 10 to the power 5 न्यूटन, अ कंप्रेशनल फोर्स ऑफ 5 into 10 to the power 5 न्यूटन, 5 into 10 to the power 5 Newton is subjected to a bone, is subjected to a bone, B-O-N-E, to a bone of length 20 centimeter, of length 20 centimeter. The area of cross section of length 20 centimeter, comma, the area of cross section is 4 centimeter square, is 4 centimeter square, full stop. If the ultimate strength, if the ultimate compressional strength, if the ultimate compressional strength, if the ultimate compressional strength of the bone is 1.7 into 10 to the power 8 Newton, 1.7 into 10 to the power 8 Newton per meter square, Newton per meter square, full stop. Will the bone will break or not? Will the bone break or not? बस ऐसे लिखो, will the bone break or not? Will the bone break or not? सॉल्व कर लेंगे कि करके दिखाएं मैं, चलिए पहले प्रश्न समझिए। एक एरिया गिवन है ना, एरिया कितनी गिवन है जी, 4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं है। इधर देखिए कह रहा है, प्रश्न ध्यान से समझिएगा, उसको आप लोग पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। प्रश्न पूछ रहा है कि एक हड्डी है, ठीक ना, उस हड्डी के ऊपर कुछ इतने अमाउंट का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक, कंप्रेशनल है, ठीक ना, और उसकी एरिया कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे 4 ही है ना। चलिए कह रहा है कि उस बोन की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, याद कर कल मैंने बोला था 2 नाम होते हैं, याद आ रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, उसकी औकात वाली स्ट्रेंथ दे दी है क्या, दिया हुआ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ही तो है, तो उसकी औकात वाली स्ट्रेंथ दे दी है। आपसे पूछ रहा है, यानी औकात वाली स्ट्रेस गिवन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि उसके ऊपर जब इतना फोर्स लगाया जा रहा है, उसका एरिया अगर इतना है, तो बताइए कि वो हड्डी टूटेगी कि नहीं टूटेगी। तो अगर इतना फोर्स लगाने के दौरान अगर जो स्ट्रेंथ निकल कर, स्ट्रेंथ बोले, जो स्ट्रेस निकल के आएगा, उस स्ट्रेस की वैल्यू अगर इससे बड़ी हो गई तो हड्डी टूट जाएगी, और अगर नहीं बड़ी हुई तो हड्डी नहीं टूटेगी। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ठीक ना। तो हमको तो भैया और कुछ नहीं पता है, मास्टर तो बस यही सिखा रखा है हम लोगों को, क्या सिखा रखा है, एफ बराबर होता है, सॉरी ये नहीं सिखाया मास्टर ने सिखाया है अरे हटो भाई, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन
एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दिया हुआ है, 5 गुणे 10 के पावर 5। एरिया कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10 के पावर -4। अबे मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में बदलते तो -2 लगाते, लगाते कि नहीं लगाते? मीटर है कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 के पावर -2 रहेगा कि -4 हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10 के पावर -4 मीटर में, इसीलिए मैंने बोला पहले बदल लीजिएगा। ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ना, 4 एकम 4 नहीं 1.25 होगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पचे 20, 1.25। और ये हो जाएगा 10 के पावर 9। नीचे से कोई चीज ऊपर जाती है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। आपके द्वारा जो स्ट्रेस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 9, और औकात वाला कितना है 10 टू द पावर 8। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूट जाएगा, पक्का श्योर ना, 100% कर लीजिए, ध्यान से लिखिए। A rubber ball is taken to a depth of, a rubber ball is taken to a depth of 20 centimeter in a liquid, is taken to a depth of 20 centimeter in a liquid, 20 centimeter in a liquid of relative density 0.8, of relative density 0.8, full stop। क्वेश्चन है आगे, find the stress in the ball, हो गया? चलिए आइए इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक बॉल है, ठीक ना, जिसको क्या कर दिया गया है, किसी लिक्विड में, ऐसे बनता है ना भाई लिक्विड, किसी लिक्विड में क्या कर दिया गया है, डुबो दिया गया है। ठीक, जब डुबोया गया है तो हाइट दे दी है क्या, कितने हाइट तक डुबोया गया है भाई, 20 सेंटीमीटर तक। कितने तक डुबो दिया गया है, 20 सेंटीमीटर तक डुबो दिया गया है। साथ ही साथ एक इसमें एक और टर्म दिया हुआ है, रिलेटिव सॉरी रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। एक बात बताओ, जब ये डूबा होगा तो इसके ऊपर स्ट्रेस पूछा है, क्या पूछा है, स्ट्रेस। जब बॉल पानी में डूबा होगा तो उसके ऊपर कौन सा वाला स्ट्रेस लगता होगा, क्या चारों तरफ से फोर्स लग रहे होंगे उसके ऊपर, तो कौन सा वाला स्ट्रेस आएगा, कंप्रेशनल या वॉल्यूमेट्रिक। ठीक ना, और याद करो वॉल्यूमेट्रिक को क्या मैं प्रेशर के रूप में भी पढ़ सकता हूं, कल इस पर मैंने चर्चा की थी। ठीक ना, तो डूबे हुए बॉल के ऊपर अगर मुझे प्रेशर निकालना होता है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। क्या होता है, रो जी एच। कहां से आया है बताऊं कि रट लोगे, बता दें, ध्यान से देखो। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक ना, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एम में। क्या होता है, एम में। अगर मैं इसको यहां पे चेप दूं तो कितना हो जाएगा, एम ए बटा ए। ध्यान से देख, अभी इस वाले फॉर्मूले को इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहला काम, मैं ए को किससे रिप्लेस करूंगा, जी से। मेरा एक काम आ जाएगा एम जी बटा ए। ठीक ना, मास को मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे ये रो क्या है, डेंसिटी है। क्या है, डेंसिटी है। ठीक ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं मास बराबर कितना लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को कितना लिख सकता हूं, अब ध्यान से देखिए, वॉल्यूम कितना डूब गया उसके अकॉर्डिंग मैं वॉल्यूम निकालूंगा। तो एरिया इंटू हाइट, अरे एरिया इंटू लेंथ करके वॉल्यूम निकाला जा सकता है कि नहीं। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर। अरे बता चुका हूं पहले का एक बार ऐसा, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, इसका यूनिट मीटर क्यूब, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर। बेस सेम होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। तो मीटर क्यूब क्या डायमेंशनली करेक्ट बैठ रहा है। और क्या ऐसा होता भी है, पहले एरिया निकाल लो, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम मिल जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई एच, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसा करते हो ना, तो उसको मैं एरिया इंटू हाइट नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या लिखूंगा, एरिया इंटू हाइट। अब ध्यान से देखिए, मास की जगह इसको चेप देंगे, वापस आइए, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास की जगह क्या लिखूंगा, मास की जगह मैं लिखूंगा रो इंटू ए इंटू एच, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी डिवाइडेड बाई ए ने ए को मार दिया, कितना आ गया, रो जी एच। याद रहेगा पक्का। अच्छा, कौन सा स्ट्रेस लग रहा है इसके ऊपर, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक ही एक ऐसा था जिसको एज अ प्रेशर डिफरेंस के रूप में
पढ़ा जा सकता है। कल मैंने पढ़ाया था ना कि भैया स्ट्रेस और प्रेशर में तो अंतर होता है, हाँ, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जहां कंप्रेशन लगता हो चारों तरफ, कंप्रेशनल मत बोलना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जहां पे लगता हो वहां पे मैं कौन सी वाली चर्चा कर सकता हूं? कंप्रेशनल, मैंने शुरुआत में कंप्रेशनल बोल दिया था ना, वॉल्यूमेट्रिक बोलेंगे, ठीक ना। हाइड्रोलिक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोलिक भी बोल सकते हैं, ठीक। तो रो जीएच आ गया, रो जीएच की वैल्यू निकाल दीजिए। अब सुनिए, यहां पे जो रो है ना, रो, ये डेंसिटी होता है। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और आपके प्रश्न में ना एक बड़ा बेकार नाम दे दिया है, क्या दे दिया है? रिलेटिव डेंसिटी। क्या दे दिया है? रिलेटिव डेंसिटी। तो ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है भाई? तो ध्यान से सुनना, रिलेटिव डेंसिटी आपके केस में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड नहीं गिवन है, तो ये होता क्या है रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? तो ये आपको वैसे याद रखना है 10 के पावर 3 केजी मीटर क्यूब। कितना होता है? 10 के पावर 3 केजी मीटर क्यूब। अब ध्यान से देखिए, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, चल इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, रो डब्ल्यू, और इसको क्या बोल दूं, रो एल। क्या बोल दूं? रो एल। तो कितना हो जाएगा? रो, सॉरी, थोड़ा रो आप लोग सुंदर बनाइएगा, बढ़िया बन रहा था इस बार, तो ये आ गया रो एल बटा 10 के पावर 3। तो मेरे को क्या गिवन है? रिलेटिव डेंसिटी। प्रश्न में देखिए क्या गिवन है? रिलेटिव डेंसिटी कितना गिवन है? 0.8। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 10 के पावर 3, क्या मिल जाएगा? रो लिक्विड। क्या मिल जाएगा? रो लिक्विड। तो फॉर्मूला जो था ना, ये डेंसिटी, डेंसिटी किसकी लिखनी है भाई? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच बॉल इज सबमर्ज्ड, बॉल इज सबमर्ज्ड। याद रहेगा? आइए नीचे बढ़ते हैं। ये सारा तरीका समझ में आया? ईमानदारी से बताना भाई, पक्का ना? ये फॉर्मूला रटना है तो रट लो, अगर नहीं रटना है तो समझ के भी क्या निकाला जा सकता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ये याद रखना है भाई, सबको याद रखना है, बहुत काम आएगा ये, ठीक ना। इधर देखिएगा, अब आते हैं अपने, तो क्या अगर मैं प्रेशर ही निकाल दूं तो क्या मेरा काम चल जाएगा? क्या प्रेशर ही स्ट्रेस का काम कर रहा है यहाँ पे? तो मेरा सीधे सीधे स्ट्रेस का ही फॉर्मूला मैं लिखूंगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? रो जी एच। रो कितना निकाला मैंने? ध्यान से देखना, रो गिवन था कि रिलेटिव डेंसिटी गिवन थी? फॉर्मूला में रिलेटिव डेंसिटी रखते हैं कि रो रखते हैं, मतलब डेंसिटी रखते हैं? क्या रिलेटिव डेंसिटी की मदद से मैंने डेंसिटी ऑफ द लिक्विड निकाल लिया है? अरे बोलिए। चलिए, तो कितना हो जाएगा? इतना निकल के आया है 0.8 इंटू 10 के पावर 3। जी की वैल्यू कितनी है भाई? 10। एच की वैल्यू 20। मीटर में कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में। तो भैया उसको ठीक कर लीजिएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि जी की वैल्यू आपने कौन सी वाली रखी है? मीटर वाली, और एसआई यूनिट वाली। और देखो ये वाली भी कौन सी रखी है? एसआई यूनिट वाली। तो उसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 के पावर -2, 10 के पावर -2। तो कितना हो जाएगा? 1 10 4 बेस से मतलब तो पावर 7, तो यहाँ पे +4, यहाँ पे -2, यानी प्लस का 2, और 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 10 के पावर 2 इंटू 1.6। बोलो याद रहेगा क्या? आंसर क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? पक्का ना? डाउट नहीं है ना कोई? चलें, आइए। अबे कहीं इतना बेचैन रहता है रे? चला जाए चला जाए, पिटाएगा ना इतना? थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा क्या? अरे हो जाओ भाई। कि 16 होगा? हाँ 16 होगा। 16 तो लिखा हुआ है। बात नहीं। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। एक फोर्स इस पे लग रहा है इधर की तरफ एफ अमाउंट का, और इधर की तरफ भी लग रहा है एफ अमाउंट का। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसको किस कलर से बनाया जाए। इस वाले एरिया पे, स्लांटेड एरिया पे क्या पूछा है आपसे?
फोर्स पूछा है, क्या पूछा है, फोर्स नहीं स्ट्रेस पूछा है, दो थे, कौन कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल और शेयरिंग, लॉन्गिट्यूडिनल और शेयरिंग, ठीक, कौन सा वाला, मारेंगे ना अभी तुमको, एक्सटेंड हो रहा है ना, तो अबे उससे नहीं लेना देना है, जैसे मान ले इसको मिट गया, अरे यार बड़ा दिक्कत है, चौकवा ठीक लगता है इन सब में, हमको दूसरे कलर से बनाना पड़ेगा। ठीक ना, कुछ ऐसा सा है, ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है इस पे, इस स्लैंटेड वाले एरिया पे आपसे स्ट्रेस पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल और शेयरिंग, लॉन्गिट्यूडिनल और शेयरिंग, ठीक ना, जहां पे आपको कुछ एंगल वगैरह दे दिया है, एंगल मान ले कितना है यहाँ पे, थीटा एंगल पे स्लैंटेड है, कितना एंगल पे स्लैंटेड है, थीटा एंगल पे स्लैंटेड है, और हाँ तो निकालिए कितना हो जाएगा, डंडी गिरेगी तो, अरे भाई एरिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट सही पकड़ रहा है, इसकी एरिया ए, इसकी एरिया भी ए, लेकिन इसकी एरिया अलग होगी, बड़ी होगी, समझे, जैसे ध्यान से देखो, मान फोर्स की चर्चा करते हैं, फोर्स तो वैसे ही लगेगा, ठीक ना, दो प्रकार के, एक फोर्स किधर की तरफ लगेगा, मान लो अगर मैं इधर के लिए चर्चा करूं, तो अगर यहां पे, तो यहां पे भी कितना बनेगा, थीटा, ठीक ना, ये वही वाला फोर्स एफ, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, टूटेंगे, देखिए कौन कौन से वाले, येलो कलर ले लेते हैं, इधर देखो, एक तो इधर की तरफ जाएगा एफ कॉस थीटा वाला, और एक इधर की तरफ जाएगा कौन सा वाला, एफ साइन थीटा वाला, जाएगा कि नहीं जाएगा, अच्छा ध्यान से देखो, ये एरिया के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर, एरिया के पैरेलल है, और ये वाला एरिया के परपेंडिकुलर है, जैसे ऐसे समझिए, मैं एक ऐसे फोटो बना रहा हूं, ठीक ना, ध्यान से देखना, ये वाला फोर्स इसके परपेंडिकुलर है कि ये वाला फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, नीचे वाला क्या है, परपेंडिकुलर, ध्यान से देख, 90 डिग्री बनाने में कौन सक्षम है भाई, 90 डिग्री बनाने के लिए, अरे हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो, सीख जाऊंगा धीरे धीरे क्या ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री बना रहा है क्या, नहीं, ऐसे ही यहां पे ध्यान से देखिए, एफ वाला 90 डिग्री पे है कि एफ साइन थीटा वाला 90 डिग्री पे है, एफ साइन थीटा वाला, और एफ कॉस थीटा वाला अलोंग द डायरेक्शन है, कैसे है, अलोंग द डायरेक्शन है, लेकिन मामला गड़बड़ है, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं ना कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू, अगर मैं ये लिख दूं एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है, तो यहां की एरिया को लेकर के क्या है भाई, दुविधा है, ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, अलग होगा ना, जैसे कि आप एक खीरा लिए, आपने पहले खीरे को एकदम ऊपर से काटा तो गोल काटा, फिर उसके बाद शादी वाले सेक्शन में गए, शादी में गए तो उसको कैसे काटा गया है, तिरछा काटा गया है, ठीक ना, तो खीरा वही है, ठीक, लेकिन गोल काटो तो एरिया कुछ और आएगी, और थोड़ा डिजाइन में काट दो, ऐसे स्लैंटेड काट दो तो एरिया कुछ और आएगी, क्यों कुछ और आएगी, ध्यान से देखिए, जब गोल खीरा काट रहे हो तो इधर का रेडियस और इधर, ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर बराबर, और थोड़ा डिजाइन वाला काट दोगे, शादी समारोह टाइप वाला, तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये वाली चीज तो अभी भी नहीं बदलेगी, अरे भाई एक साइड से तो उतना ही, लेकिन क्या एक साइड से लंबा हो जाएगा, अरे बोल, याद करो क्या इलिप्स जैसा दिखाई पड़ेगा, याद करो इलिप्स की एरिया पढ़ाए थे, पाई ए बी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कुछ पढ़ाए थे, बोला गया है सब तुम लोग को, कोई बात नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई आर का स्क्वायर, ये माना ए, ये माना बी, तो यहाँ पे एरिया कितनी हो जाती है, पाई ए इंटू बी, अब इतना कौन करने जाए, हमको नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ आ रहा है, छोड़ देंगे ऐसे, तो यहाँ पे पहली बात तो एरिया ए लिखूंगा कि ए प्राइम वाला लिखूंगा, ए एरिया इसकी है गोला की, और ए प्राइम एरिया जिस स्लांटेड एरिया पे पूछा है वो गोला जैसा दिख रहा है कि ऐसे परवल जैसे दिख रहा है, परवल मत बोलो, इलिप्स जैसे, कैसे दिख रहा है, इलिप्स जैसे दिख रहा है, तो भैया एरिया कौन सी वाली लिखूंगा, ए वाला कि ए प्राइम वाला, ए प्राइम, अब ये ए प्राइम निकालें कैसे, ठीक ना, तो ए प्राइम निकालने के लिए हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वाले फोटो को वापस यहां पे बनाऊं, ध्यान से देखना, थोड़ा गोबर होता है लेकिन काम चल जाता है, ध्यान से देखो, ये वाला सेक्शन क्या है, ए है, क्या है, ए है, ठीक, और ये वाला सेक्शन कौन सा है, ए प्राइम है,
ठीक ना, ये क्या है ए प्राइम और ये क्या है ए है। ध्यान से देख, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा है? बोलो। अगर मैं इसी को ऐसे सामने से दिखाऊं तो तुमको कैसा दिखाई पड़ेगा? क्या ऐसा दिखाई पड़ेगा क्या? शायद भाई ये वाला एंगल एकदम पक्का क्लियर है, कितना है थीटा। इसकी दूरियां कितनी है ए, मतलब ये कितना है ए। ये वाला क्या पता करना है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो एक बात बता, ये अगर पता रहता तो हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगा लेते, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हाइपोटेनियस का स्क्वायर फलाना का स्क्वायर देन ढिकाना का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वैसा बेस तो है नहीं, तो क्या करें? क्या यहाँ पे मैं साइन थीटा निकाल लूं? क्या निकाल लूं? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है आपके। तुम लोग को लगता है ना एनसीईआरटी में आसान आसान सवाल है चलो इधर देखो, ए प्राइम निकालते, क्या निकाल ले? साइन थीटा। साइन थीटा निकालने से क्या बेनिफिट हो जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? थीटा के सामने वाली डंडी क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जहां से थीटा पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। मैं इंटरेस्टेड किसमें हूं? हाइपोटेनियस निकालने में। मैं कॉस थीटा क्यों नहीं यूज कर रहा हूं? क्योंकि बेस के बारे में ज्ञान नहीं है। साइन थीटा ही क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है। तो कितना हो जाएगा? ए अपॉन ए प्राइम। तो ए प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? ए अपॉन साइन थीटा। यहां पे निकालते हैं, ए प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए अपॉन साइन थीटा। अच्छा, अगर ए अपॉन साइन थीटा है तो यहां पे वैल्यू पुट करिए, एफ परपेंडिकुलर कितना आया है? एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन, ए अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा भाग जाएगा ऊपर, तो आपका आंसर आएगा एफ इंटू साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बोल दे, डिवाइडेड बाई ए। ध्यान से देखो, अगर मैं उसी एरिया पे सॉल्व किया रहता तो आंसर यही आया रहता? नहीं, तब आया रहता एफ साइन थीटा बाई ए। कितना आया रहता? तो मुझे इस वाले एरिया पे पूछा है कि स्लैंटेड वाले पे पूछा है? स्लैंटेड वाले की एरिया इसके बराबर है कि कुछ नहीं है? कुछ नया है। कितना है? तो भाई यहां पे हमने निकालना सीखा है, याद रहेगा। और एफ शेयरिंग कितना हो जाएगा? ये तो हो गया। अब आते हैं किस पे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस था ये, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब क्या निकालते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा? तो एफ पैरेलल अपॉन ए की ए प्राइम, बहुत बढ़िया, ए प्राइम। तो कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्राइम की जगह पे कितना लिख दूंगा? ए अपॉन साइन थीटा। ये चला जाएगा ऊपर, तो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाएगा एफ इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए। और अगर मैं एरिया पे ध्यान नहीं दिया रहता तो कितना आंसर आया रहता? एफ कॉस थीटा बाई ए। क्या आंसर अलग है? क्या क्वेश्चन समझ में आया है? पक्का ना? श्योर? चलिए छाप लें इसको, इसको लिख लीजिए ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है। लिखो क्या है? वेट ऑफ अ स्ट्रिंग, क्वेश्चन लिखिए, वेट ऑफ अ स्ट्रिंग इज डब्ल्यू, वेट ऑफ अ स्ट्रिंग इज डब्ल्यू, हाँ, एंड लेंथ इज एल। वेट ऑफ अ स्ट्रिंग इज डब्ल्यू एंड लेंथ इज एल, कॉमा द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is A, the area of cross section is A, find the stress at a point L by 4 distance, at a point L by 4 distance from the lower end, from the lower end। हाँ भाई, ई एंड डी, ए एंड डी क्या होता है? निचले सेक्शन से। अरे ठीक है भाई, नहीं, इधर देखिए, एक स्ट्रिंग है, ठीक ना, जिसका वेट कितना है? W है, और लेंथ कितनी है? L, और एरिया कितना है इसका? A। एक इस पे वजन वाली बात हुई है क्या इसमें? एट लोअर एंड आगे लिख लेना, इफ अ ब्लॉक ऑफ वेट W1, उसी में if a block of weight W1 it attached at its end, is attached at its end, हो गया सभी का? चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है आपसे प्रश्न में कि नीचे से L by 4 पे, नीचे से
L/4 दूरी पे आपको स्ट्रेस बताना है। किस पॉइंट पे बताना है? किसी पॉइंट पे बताना है जो कि कहां पे लाई कर रहा है, निचले सेक्शन से L/4 पे, निचले सेक्शन से L/4 दूरी पे। एक बात बताओ, इसमें फोर्स का काम कौन करेगा? टेंशन। अबे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। अच्छा, यहां पे टेंशन क्या दो चीजों से प्रभावित है, एक तो अपने खुद के वेट से, बोलो, और दूसरा किसके वेट से? W1 से। किससे? W1 से। अच्छा, अगर मान ले जब रस्सी की लेंथ L है तो उसका वेट कितना है? W। तो जब रस्सी की लेंथ L/4 हो जाएगी तो वेट भी कितना हो जाएगा? W/4। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था टेंशन निकालना है तो क्या करना है? सभी वेट्स को ऐड कर दीजिए। सभी वेट्स को क्या कर दीजिए? मास को ऐड करिए मल्टीप्लाइड बाई जी, या फिर सभी वेट्स को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो एक बात बताओ, नीचे का W1 तो लग ही रहा है, तो टेंशन, कुल टेंशन कितना लगेगा? एक तो ये वाला वेट, और फिर दूसरा वेट कौन सा? L/4 पे लगने वाला वेट कौन सा? W/4। कौन सा वाला? W/4। W/4। ये तो मुझे मिल गया टेंशन। मुझे पूछा क्या? टेंशन पूछा है कि स्ट्रेस पूछा है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का काम कौन कर रहा है? टेंशन। तो कितना हो जाएगा? T अपॉन एरिया। ए गिवन है, T की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा भाई। एरिया ए दिया हुआ है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं गिवन है। अगला क्वेश्चन लिखिए। बस अंतिम, उसके बाद छुट्टी। ठीक ना? अंतिम क्वेश्चन देखो। टू ब्रेक अ वायर, टू TW नहीं, टू ब्रेक अ वायर of diameter 2 mm, to break a wire of diameter 2 mm, force is 40 Newton. Force required is 40 Newton. हो गया? देखो, to break the wire of diameter 4 mm, the required force will be, दोनों केस में वायर सेम मटेरियल के हैं। किसके हैं? सेम मटेरियल के हैं। सॉल्व करिए। फिर से सुन लीजिए, कह रहा है एक 2 mm का वायर है। कितने mm का वायर है? 2 mm का वायर है। ठीक ना? उस 2 mm के वायर को ब्रेक करने के लिए, इसका डायमीटर कितना है? 2 mm। इसको ब्रेक करने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है? 40 न्यूटन का। कह रहा है अगर यही वायर कितने डायमीटर का हो जाए? 4 mm का। कितने का हो जाए? 4 mm का हो जाए, तो बताइए फोर्स कितना लगेगा? दुगुना लगेगा पक्का? इसको आइए निकाल करके देखते हैं, पता नहीं सही है गलत है। कल हमने पढ़ा था एफ ब्रेकिंग जो होता है, ब्रेकिंग ही पूछ रहा है ना, एफ ब्रेकिंग जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेस पे, याद आ रहा है? जो मटेरियल टू मटेरियल क्या होता है? बदलता रहता है। मेरे केस में मटेरियल बदल रहा है क्या? नहीं, यानी BS क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये अपने काम का नहीं है फिलहाल। ठीक ना? और फिर एफ ब्रेकिंग दूसरी चीज के भी प्रोपोर्शनल होता है। किसके? एरिया के। किसके? एरिया के। याद आ रहा है ये? अच्छा, अगर मैं एरिया लिखूं तो ये वायर्स के लिए जब एरिया लिखूंगा तो एरिया कितनी हो जाएगी? 4πr का स्क्वायर। यानी एफ ब्रेकिंग जो है वो रेडियस के स्क्वायर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो आपके वायर का रेडियस का स्क्वायर होगा उसके क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। कैसे भाई? क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है? πr का स्क्वायर। पाई क्या होता है? कांस्टेंट। तो एफ ब्रेकिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? रेडियस के स्क्वायर के। रेडियस के स्क्वायर के। अब आपसे क्या पूछा है? रिक्वायर्ड फोर्स पूछा है। तो एक बात बताओ, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर होगा क्या? अरे बोल, पक्का ना? तो F1 तो दे दिया है, F1 बराबर हो जाएगा मेरा, सॉरी F1 अपॉन F2 बराबर हो जाएगा मेरा, R1 की वैल्यू कितनी है? 2 का 2 ही रहने दीजिए, 4 का 4 ही। इन चक्करों में मत पड़ना। सर रेडियस की जगह आप डायमीटर पुट कर दे रहे हैं। डायमीटर ना 2 और 4 गिवन है। अबे तो बाई टू में मर जाता ना। अरे ये कितना हो जाता? 2/2। ये कितना हो जाता? 4/2। रेडियस में क्या 2 से 2 मर जाता? तो फिर से क्या यही आता है एक तरीके से। ठीक ना? F2 इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 यानी कि 1/4। यही आता क्या यहाँ पे? अरे बोल। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता। F2 बराबर कितना आता? 4 टाइम्स F1। 2 गुना हो रहा है कि 4 गुना हो रहा है?
क्लियर है फंडा? अरे इधर सुन, तेरा डाउट क्लियर हो गया? पक्का ना? कल एरिया 2 गुनी हुई थी, याद आ रहा है? कल मैंने एरिया बढ़ाया था, आज उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो बताइए F2 की वैल्यू कितनी आएगी? 160, और F1 कितना है? तो उन सब चक्करों में मत पड़िएगा भाई, 2 गुना हो जाएगा 4 गुना, चेक करके सब सॉल्व। यहाँ पे सीखने वाली बात यह है, ठीक है, एरिया पे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, लेकिन आपको आज से क्या याद रखना है, रेडियस के भी क्या होता है, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।